हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी विथ मयंक, माई सेल्फ शांति। फ्रेंड्स, हमने कल चैप्टर 6 कंप्लीट किया और आज हम चैप्टर 7 देखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, चैप्टर 7 क्या है? पौधे को जानिए। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे पौधों के बारे में जानेंगे कि पौधे के आकार में कैसे होते हैं, दिखने में कैसे होते हैं, छोटे बड़े पौधे और बहुत बड़े पौधे, उसके भाग कौन कौन से हैं, जैसे कि जड़, तना, पत्ती, फूल, इन सब के बारे में जानेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है 7.1 शाख, झाड़ी एवं वृक्ष। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम पेड़ पौधों के छोटे से बढ़ते क्रम में जानेंगे। ओके, तो हमारा पहला है शाख। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाख कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं, इनमें शाखाएं नहीं होती। तो फ्रेंड्स, जैसे कि छोटे पेड़ पौधे हैं, मान लो जैसे सब्जियों को ही ले लो, जैसे चौलाई का पौधा होता है, पालक के पौधे होते हैं, या जो मेनली जो सब्जी के रूप में यूज होता है ना, तो वो पौधे किस में आते हैं? शाख में आते हैं, या उनको शाख कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि छोटे छोटे पौधे, जैसे तुलसी का पौधा भी शाख कहलाएगा, वो झाड़ी में नहीं आएगा, वो शाख कहलाएगा। ओके, तो हमने क्या जाना कि शाख जो होते हैं कोमल तने वाले होते हैं। उसके तने को हम ऐसे मोड़ेंगे तो अपने मतलब आसानी से मुड़ जाएगा। ठीक है, और ये सामान्यतः छोटे आकार के होते हैं, मतलब ज्यादा ऊंचाई नहीं होती इनकी, और इनमें शाखाएं भी नहीं होती। ओके, तो दूसरा है हमारा झाड़ी। कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता। तो जो शाख से थोड़े ऊंचे होते हैं या उससे बड़े आकार के होते हैं, उनकी ऊंचाई भी ज्यादा होगी। उनमें शाखाएं तो होती हैं पर बिल्कुल पास पास होती हैं उनकी शाखाएं। ठीक है, और तना इनका थोड़ा कठोर होता है, शाख की अपेक्षा कठोर होता है, परंतु अधिक मोटा नहीं होता, मतलब ज्यादा मोटे नहीं होते। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या है? सजावटी पौधे जो हैं जितने भी, जैसे कि गुड़हल हो गया, कनेर हो गया, ये सब क्या है? ये झाड़ी के रूप में होते हैं। ओके, ये झाड़ी के उदाहरण हैं। जैसे कि गुलाब का भी पेड़ होता है, ये कभी कभी मतलब थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो वो भी झाड़ी के अंदर ही आएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं वृक्ष। तो कुछ पौधों के तने सुदृढ़ एवं गहरे भूरे होते हैं, ये बहुत ऊंचे होते हैं, शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर होते हैं। तो कुछ पौधे क्या हैं जिनकी तने मोटे होते हैं, मोटे मतलब काफी मोटा हो जाता है जिनका तना, और ये गहरे भूरे रंग के होते हैं। ओके, और ये बहुत ही कठोर होते हैं। और वृक्ष जो हैं बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, इनकी शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर होती हैं। ओके, तो ये क्या कहलाएंगे? ये वृक्ष कहलाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देख लें आप, आम के हैं, पीपल है, सागौन है, जामुन है, ये सब क्या है? वृक्ष के उदाहरण हैं। वृक्ष मतलब बड़े आकार के पेड़। बरगद भी एक वृक्ष है ना। तो आपने जाना कि शाख, झाड़ी और वृक्ष क्या क्या होते हैं। हमारे आसपास में ऐसे आपने बहुत सारे पेड़ पौधे देखे होंगे, तो क्या आप उनको देख के पहचान सकते हैं कि कौन से झाड़ी है, कौन सा शाख है और कौन सा वृक्ष है? बिल्कुल आप पहचान जाओगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पेड़ का अगला भाग क्या होता है? 7.2 तना। अब तना क्या होता है? तो तना किसी पौधे के भूमि से ऊपर के भाग को तना कहते हैं। ओके, मान लो एक बीज है जो अंकुरित हुआ, तो जो भाग प्रकाश की तरफ गति करेगा, मतलब प्रकाश की ओर वृद्धि करेगा, वो क्या कहलाएगा? तना कहलाएगा। ओके, और जो प्रकाश के विपरीत दिशा में गति करेगा, मतलब मिट्टी की तरफ, नीचे की तरफ गति करेगा, वो क्या कहलाएगा? वो जड़ कहलाएगा। ओके, तो इसके कार्य क्या क्या हैं? तने की कार्य क्या है ये देखते हैं। जल तथा खनिज तने की पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधे के अन्य भागों तक पहुंचते हैं। ये जो तना है उसके अंदर पतली पतली नलिकाएं होती हैं, जिनको जाइलम और फ्लोएम बोलते हैं। तो इसके बारे में हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे हमें सिर्फ इतना ही जानना है कि इसके कार्य क्या है, बाहरी रूप से देखते हैं। तो ये तने जो हैं जड़
जल को अवशोषित करता है और ये तने के द्वारा, तना मतलब एक पाइप की तरह होता है जो जल और खनिज पदार्थ को, मतलब पेड़ पौधों के लिए जो मिनरल्स होते हैं जरूरी मिट्टी से लेके ये तना जो है पूरे पेड़ में फैलाता है, पत्तियों तक लेके जाता है। ठीक है, तो इसके कार्य, एक कार्य हमने जाना। दूसरा क्या है, पौधे को सहारा देना, ये दूसरा उसका मुख्य कार्य है। तो तने क्या है, ये कठोर होते हैं और पौधे को सहारा देते हैं। ओके, तो और आगे देखते हैं, विसर्पी लता। विसर्पी लता क्या होता है, कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। विसर्पी मतलब विसर्पी का शाब्दिक अर्थ होगा सर्प की तरह, मतलब जो जमीन में रेंगते हैं उन्हें विसर्पी कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं हम, सेवंती का पेड़ आपने देखा है, वो सीधे खड़े नहीं हो सकता, वो जमीन में ऐसे लोटा हुआ रहता है। ओके, जिसको गुलदावली बोलते हैं। और अनेक प्रकार के घास जो हैं इनकी मतलब शाखाएं या इनके तने कमजोर होते हैं, ये सीधे खड़े नहीं हो सकते, तो ये जमीन में लौटते रहते हैं या जमीन में रेंगते हुए लगते हैं हमें, मतलब जमीन में ऐसे लगता है कि जमीन में रेंग रहे हैं, तो इसी के कारण इसका नाम पड़ा विसर्पी लता। ठीक है, बहुत सारे खरपतवार होते हैं जो जमीन में फैले हुए होते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, विसर्पी। उदाहरण भी देखा हमने, सेवंती या गुलदावली, घास और जितने मेनली ज्यादातर खरपतवार आते हैं इसमें। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आरोही। कुछ पौधे आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, आरोही कहलाते हैं। पहले मैं उदाहरण बता देती हूँ आपको, उसके बाद फिर हम समझेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मनी प्लांट देखा है आपने, मनी प्लांट को कोई सहारा दे दो या फिर उसको एक रस्सी से बांध के किसी कील से या दीवार से लटका देते हैं तो उसके सहारे वो उस दीवार पे चढ़ने लगता है। या फिर सब्जियों में देखे हो आप, कद्दू देखे हो, कद्दू का बेल जो है कोई सहारा लेके वो ऊपर चढ़ता है। खीरे का बेल होता है, खीरे या ककड़ी का, करेले का बेल आपने देखा होगा, तो ये क्या करते हैं, ये सहारा लेके किसी डंडे को लगा दो, गाड़ दो, तो उसके सहारे ये ऊपर चढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो आरोही का मतलब ही होता है चढ़ना, आरोही मतलब चढ़ना। तो कुछ पौधे आसपास के ढांचे की सहायता से, मतलब वही कोई लकड़ी आप लगा दो तो उसके सहायता से वो उस मतलब ऊंचाई को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने तने के बारे में भी जान लिया, तने कितने प्रकार के होते हैं, विसर्पी और आरोही, और क्या था, विसर्पी, आरोही और, चलिए हमने तने के बारे में जान लिया। अब अगला पॉइंट है हमारा 7.3 पत्ती। अब हम यहाँ पे पत्ती के बारे में जानेंगे। तो पत्ती आपने देखा ही होगा, पत्ती कई आकार के होते हैं, कोई गोलाकार होता है, कोई अंडाकार होता है, कोई हार्ट शेप में होता है, कोई तलवार की तरह लंबे लंबे पत्तियां होती हैं, कोई बहुत छोटी बिल्कुल बारीक पत्तियां होती है, जैसे कि बबूल की पत्तियां देखी होगी आपने, बिल्कुल छोटी छोटी होती हैं। इसी तरह से पत्तियां कई आकार की होती हैं। मेनली ये ग्रीन कलर की होती है, ग्रीन कलर इसमें क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, हम क्लोरोफिल के बारे में भी आगे पढ़ेंगे आगे के लेसन्स में। तो पत्ते क्या हैं, कई प्रकार के होते हैं, जैसे ये एक नींबू का पत्ता है, आप देख रहे हो, ये एक चौलाई का पत्ता है और ये एक गुड़हल का पत्ता है। ठीक है, तो देख रहे हो आप, इनकी शेप अलग अलग है। तो चलिए हम अब इसके बारे में जानते हैं, पत्ती क्या है और पत्ती के कौन कौन से भाग होते हैं। तो सबसे पहला है पर्णवृंत, मतलब पत्ते का जो वृंत होता है, वृंत मतलब डंठल। तो ये क्या है, ये जो आप देख रहे हो यही पर्णवृंत कहलाता है। चलो पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णवृंत कहलाता है। तो पत्ती क्या है, इस जो पर्णवृंत के द्वारा तने से जुड़ी होती है, इस तरह से होता है तना, और ये पत्ती जो है इस पर्णवृंत के द्वारा तने से जुड़ी होती है। तो समझ में आया आपको पर्णवृंत क्या होते हैं, इसी डंठल को पर्णवृंत कहा जाता है। ओके, अब अगला देखते हैं, फलक। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। अब इसी पत्ती के
द्वारा मैं समझा रही हूँ आपको। तो जैसे आप ये देख रहे हो पत्ती, ये पत्ती देख रहे हो आप, तो इसका जो ये चौड़ा भाग है, ये जो चौड़ा भाग है ये क्या कहलाएगा, ये फलक कहलाएगा। ओके, तो ये चपटे भाग हैं जो हरे कलर के, उसको फलक कहते हैं। ठीक है, तो हमने ये पत्ती के बारे में दो चीजें जान ली, फलक और पर्णवृंत। अब हम देखेंगे शिरा। ये शिरा क्या होता है, पत्ती के मध्य भाग में रेखित संरचनाओं को शिरा कहते हैं। देख लीजिए आप, इस पत्ती को देखिए, इसमें ज्यादा स्पष्ट दिख रहा है। तो ये जो पत्ती है ये हो गया इसका पर्णवृंत, ये हो गया फलक, और ये जो रेखाएं आपको दिख रही हैं, ये जो रेखित संरचना आपको दिख रही है, इन्हें ही शिरा कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये क्या कहलाती है, शिरा। अब आगे देखते हैं मध्य शिरा। सबसे मध्य भाग में एक मोटी शिरा दिखाई देती है जिसे मध्य शिरा कहते हैं। तो आप देख पा रहे हो आप कि ये जो बीच में है, बीच में मोटी सी जो शिरा दिखाई दे रही है, इसी को मध्य शिरा कहते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि शिरा विन्यास क्या होता है। इसको थोड़ा ऊपर करती हूँ। अब हम शिरा विन्यास के बारे में जानेंगे। सबसे मध्य भाग से एक मोटी शिरा, यहाँ से देखते हैं शिरा विन्यास। पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को शिरा विन्यास कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप पत्ती देख रहे हो, और ये जो डिजाइन बनी हुई है, ये जो पत्ती में ये जो डिजाइन बनी हुई है, इसी को शिरा विन्यास कहते हैं। ठीक है, ये पीछे तरफ से भी देखिए आप, ये जो डिजाइन आपको दिख रही है, तो इसी को शिरा विन्यास कहते हैं, शिरा का विन्यास। ठीक है, इस नींबू के पत्ती में देखिए, इसका शिरा विन्यास कैसे दिख रहा है आपको। तो ये जो दिख रहा है, इसमें इतना स्पष्ट नहीं दिख पा रहा है, सीधे करके देखते हैं, इसमें ज्यादा दिख नहीं रहा है, बल्कि इसमें ज्यादा अच्छे से दिखाई दिया हमको। तो यही क्या है, शिरा विन्यास। अब इस शिरा विन्यास के भी दो रूप हैं, मतलब दो प्रकार हैं। पहला है जालिका रूपी शिरा विन्यास, दूसरा है समांतर शिरा विन्यास। तो पहले हम जालिका रूपी शिरा विन्यास को देखेंगे। यह डिजाइन मध्य शिरा के दोनों ओर जालिका या जाल जैसे हो तो यह शिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाता है। अब इस पत्ते को ही देख के मैं समझा रही हूँ आपको। ये जो मध्य शिरा है, इसके दोनों ओर, मतलब इधर भी और इधर भी, और फिर इससे छोटे छोटे और निकले हुए हैं, तो ये हमें जाली की तरफ दिखाई दे रहा है। इससे ऐसे लग रहा है कि एक जाल बनी हुई है, तो इसी को जालिकावत शिरा विन्यास कहते हैं। इसके पीछे ज्यादा स्पष्ट दिखेगा, ये देख रहे हो, एक जाल की जैसे संरचना बनी हुई है, तो इसी को जालिकावत शिरा विन्यास कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं एक दो, जैसे कि पीपल के पत्ते देखे हो आप, तो उसमें भी आपको जालिका शिरा विन्यास मिलेगा। आम में भी मिलेगा, बरगद, जामुन और चने के पत्ते, इनमें सब में आपको जालिका शिरा विन्यास मिलेगा। ओके, अब दूसरा क्या है, दूसरा है समांतर शिरा विन्यास। शिराएं एक दूसरे के समांतर हो तो समांतर शिरा विन्यास कहलाता है। मैं एक पत्ती और दिखा रही हूँ आपको, इसमें समझ में आएगा। आप ये पत्ती देख रहे हो, ये सुपारी की पत्ती है। इधर मुझे यही मिला, इसलिए मैं इसी से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये सुपारी की पत्ती है, तो इसमें आप देख रहे हो ये समानांतर है, बिल्कुल लंबी लंबी लाइनें दिखाई दे रही है। उसकी तरह ऐसे 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 कटी फटी नहीं दिखाई दे रही है, जालिका जैसे नहीं दिख रही है। तो ये क्या कहलाएगा, समांतर शिरा विन्यास। पीछे से भी देखो आप, तो हमें समझ में आया कि समांतर शिरा विन्यास क्या होता है। फ्रेंड्स, मैंने इसमें ज्यादा चित्र नहीं बनाया है, पिछले क्लासेस में मैंने आपको चित्र के द्वारा समझाया था, पर मुझे लगा कि इसको मैं ऐसे ही प्रैक्टिकली समझाऊंगी आपको, इसलिए मैं ये पत्ते ही उठा के ले आई। अब आप ये देख रहे हो, एक ये शो पत्ती है, मेरे घर में था तो मैंने आपको दिखाने के लिए ले लिया। तो इसमें भी आप ये जो शिरा विन्यास देख रहे हो, ये लंबाई में है, ऐसे ऐसे लंबी लंबी दिख रही है। तो ये क्या हुआ, ये भी समांतर शिरा विन्यास का एक एग्जाम्पल है। इसका नाम तो मुझे नहीं पता, फिर भी आपको समझाने के लिए काफी है। तो समांतर शिरा विन्यास के उदाहरण क्या क्या होंगे, जैसे आपने गेहूं के पत्ते देखे,
तो उसमें भी आपको लंबी लंबी शिराएं दिखाई देंगी। चावल के पत्तों में देखोगे तो उसमें भी लंबी लंबी दिखाई देंगी, या धान के जो पत्ते होते हैं, या दूब घास देखे हो आप, उसमें भी समांतर शिरा विन्यास दिखाई देता है। मक्का, गन्ने के पत्ते में भी ऐसे लंबी लंबी शिराएं दिखाई देती है। तो ये सब क्या है, समांतर शिरा विन्यास के एग्जाम्पल है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पत्तियों के कार्य के बारे में जानेंगे। उसका आकार, रंग, रूप तो हमने जान लिया, शिरा विन्यास भी जान लिया। अब पत्तियों के कार्य के बारे में जानेंगे। ओके, तो सबसे पहला कार्य है वाष्पोत्सर्जन। पढ़ लेते हैं एक बार। जल की बूंदों का पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। मतलब जो पत्तियां हैं उसके द्वारा रेगुलरली जो है जड़ से पानी खींचता है, जमीन से जड़ पानी खींचेगा, उसको तने के द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाएगा। अब इस पानी का क्या यूज है वहां पे, तो ये जो प्रकाश संश्लेषण के काम आता है, और प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी चलती रहती है निरंतर रूप से। ठीक है, तो ये जो जल है वो वाष्प के रूप में उड़ना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इसके पता लगाने के लिए एक प्रैक्टिकल, अब मैं यहाँ तो करवा तो नहीं सकती आपको, फिर भी बता दे रही हूँ। मान लो एक गमले को ले आए आप, उसमें छोटा सा पौधा लगा हुआ है। अब उस पौधे की एक डाली में आप पॉलीथीन लपेट दीजिए, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन लपेट दीजिए, और उसको अच्छे से धागे से बांध दीजिए। अब 1-2 घंटे उसको वैसे ही धूप में रहने दीजिए। फिर थोड़ी देर बाद आप उसको देखोगे तो उस पॉलीथीन में आपको पानी की बूंदें नजर आएंगी। तो ये किसका उदाहरण है, यही वाष्पोत्सर्जन का उदाहरण है। ओके, तो ये अब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में पौधों से जल की हानि हमेशा होते ही रहती है। ओके, तो पेड़ पौधे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में जल मुक्त करते हैं, मतलब वाष्प के रूप में मुक्त करते हैं। हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि जल वाष्प का जल की बूंदों में परिवर्तन क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। ओके, तो ये संघनन की ही क्रिया कहलाती है। जल वाष्प का पानी की बूंदों में परिवर्तित होना संघनन कहलाता है। ठीक है, अब आगे इसका दूसरा कार्य है प्रकाश संश्लेषण। पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ, हरे रंग के पदार्थ मतलब क्लोरोफिल, ओके, जिसको क्या बोलते हैं, पर्णहरिम बोलते हैं। ठीक है, तो इस पर्णहरिम की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। भोजन बनाती है मतलब प्रकाश संश्लेषण का क्रियाकलाप जो है वो पर्णहरिम की उपस्थिति में ही होता है। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से ही बनाते हैं। इसमें जो ये जो कार्य है वो पत्तियों में संपन्न होता है। ओके, और पत्तियों में एक संरचना पाई जाती है जिसको स्टोमेटा बोलते हैं। ये बहुत अधिक संख्या में पत्तियों की ऊपरी सतह पर स्थित होते हैं, निचली सतह पे होते हैं। जो प्रकाश स्टोमेटा जो है पत्तियों की निचली सतह पे उपस्थित होते हैं। ठीक है, और यहीं पे जल और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में सूर्य प्रकाश के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो इसकी क्रिया विधि को हम आगे के लेसन्स में जानेंगे, अभी हमारे लिए यही काफी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे ये है, आगे क्या है 7.4। अब हमारा अगला पॉइंट है 7.4 जड़। अब हमने तने के बारे में जाना, पत्ती के बारे में जाना, अगला है हमारा जड़। अब हम जड़ के बारे में जानकारी लेंगे। ओके, तो पौधे का वह भाग जो मिट्टी के अंदर रहता है जड़ कहलाता है। ठीक है, जो मिट्टी के अंदर जाएगा वही भाग जड़ कहलाएगा। ठीक है, जड़ पौधे को मिट्टी में जमाए या जकड़े रहती हैं। इन्हें मिट्टी में पौधे का स्थिरक भी कहा जाता है। मतलब ये पौधे को मिट्टी में जकड़ के रखती हैं, उसको स्थिर रखती हैं, इसलिए इसे स्थिरक कहा जाता है। ये पॉइंट स्पेशली हाईलाइट है आपके बुक में। ठीक है, स्थिरक। तो जड़ का उदाहरण देखते हैं। जड़ कितने प्रकार की होती है, तो पहला है मूसला जड़, दूसरा है रेशेदार जड़।
मूसला जड़, मोटी तथा मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं तथा छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। मूसला जड़ मतलब टेप रूट, ठीक है। और ये जो पार्श्व जड़ है उसको लेटरल रूट बोलते हैं। मैं आपको एक तुलसी का पौधा है उससे दिखाती हूँ फ्रेंड्स। सॉरी, मैं ये वीडियो रात को बना रही हूँ, इसलिए ये जो पौधा है मुरझा गया है। शाम को तो ये काफी अच्छा था, पर अभी ये मुरझा गया है। तो आप इसमें देख पा रहे हो ये जो जड़ है ये क्या जड़ कहलाएगी? मूसला जड़। इसमें आपको अच्छे से दिखेगा, ये जो जड़ है ये मूसला जड़ का उदाहरण है। आप देख रहे हो एक मोटी सी जड़ ये नीचे तक गई है, और ये जो है लेटरल रूट कहलाते हैं या पार्श्व जड़ कहलाएंगी, ठीक है। तो आपने जाना यहाँ पे कि मूसला जड़ क्या होती है। अब मूसला जड़ के और उदाहरण देखते हैं हम। जितने भी वृक्ष हैं, मतलब बड़े बड़े पेड़ हैं, जैसे कि नीम है, आम है, अमरूद है, या जितने भी द्विबीजपत्री हैं समझो, उनके जड़ क्या है? मूसला जड़ होते हैं। ओके, तो ये जितने बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनकी जड़ें मूसला जड़ होती हैं, ठीक है। द्विबीजपत्री क्या है ये हम आगे लेसन में जानेंगे। अब दूसरा है रेशेदार जड़। इनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं। इन्हें झकड़ा जड़ अथवा रेशेदार जड़ कहते हैं, या एडवेंटिटियस रूट बोला जाता है इसको। इसका भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने एक घास उखाड़ के लाया था। ये जो आप देख रहे हो ये बिल्कुल रेशे रेशे टाइप का दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है? रेशेदार जड़। ये घास है, घासों में ज्यादातर रेशेदार जड़ ही पाई जाती है, ठीक है। तो आपको समझ में आया रेशेदार जड़ क्या है? इसका और उदाहरण देखते हैं, ठीक। रेशेदार में जड़ में कोई मुख्य जड़ नहीं होती, ये बिल्कुल रेशे की तरह बिखरे हुए होते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण क्या है? जैसे कि धान, गेहूं, मक्का, गन्ना, इन सब में रेशेदार जड़ पाए जाते हैं, ठीक है। और जितने भी एक बीजपत्री पौधे हैं मेनली उनमें यही जड़ पाए जाते हैं, रेशेदार जड़ पाए जाते हैं। आपको समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा 7.5 पुष्प। अब हम पुष्प के बारे में जानेंगे कि पुष्प होता क्या है, ठीक है। आपने देखा है, अपने सभी ने देखा होगा कि पुष्प कई प्रकार के होते हैं, नीले, पीले, हरे, गुलाबी। हरे नहीं होते, फिर भी आजकल तो साइंटिस्ट ने हाइब्रिडिंग के तरीके अपनाकर हरे या काले रंग के भी पुष्प प्राप्त किए हैं, है ना। तो हम नहीं कह सकते कि हरे या काले रंग के पुष्प नहीं होते। ओके, तो पुष्प क्या है? चमकीले रंग के होते हैं। ये भौरे या फिर जो कीट पतंगे हैं जो फूलों का रस पीती हैं उनको आकर्षित करते हैं, और कीट के द्वारा या फिर भौरों के द्वारा, तितलियों के द्वारा इनमें परागण की क्रिया होती है, ठीक है। तो पुष्प क्या है? परागण की क्रिया में मुख्य भूमिका निभाते हैं, और ये पुष्प ही पौधे का जनन अंग बनाते हैं, ठीक है। इसी से उनमें फल का निर्माण होता है। तो हम पुष्प के भागों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला है पंखुड़ियां। खिले हुए पुष्प का बाह्य रंगीन भाग पुष्प की पंखुड़ियां कहलाती है। इसका भी मैं एग्जाम्पल आपको बताऊंगी। ये जो आप देख रहे हो ये एक गुड़हल का पुष्प है, ठीक है। तो ये जो बाहर में आप देख रहे हो, मैं इसको अलग करके ही दिखाती हूँ आपको। ये जो भाग है ये क्या कहलाएंगे? ये ही पंखुड़ी कहलाएगी, ठीक है। ये है पंखुड़ी। ओके, ये बाहरी भाग होता है और ये काफी चमकीला या चटक रंग का होता है, ठीक है। फ्रेंड्स, आपने गेंदा, सूरजमुखी, गुलदावली के पुष्प देखे होंगे, पर ये एक पुष्प ना होकर के पुष्प गुच्छ होते हैं। ये पुष्पों का समूह होता है, ठीक है। ये गुच्छे के रूप में होता है। जो गुलदावली है ये एक पुष्प है, परंतु गुलदावली या सूर्यमुखी को आप एक पुष्प नहीं कह सकते, वो पुष्पों का समूह है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फूल की बाह्य पंखुड़ियों के बारे में जाना। ये इसको दल बोला जाता है, ठीक है। ये है बाह्य दल। अब हम बाह्य दल के बारे में जानेंगे। छोटी पत्ती की भांति दिखाई देने वाले भाग को बाह्य दल कहते हैं। ये जो इसके नीचे में आप लोग देख रहे हो ये जो भाग है ये क्या है? बाह्य दल कहलाएंगी। ये वाली भाग जो है ये बाह्य दल कहलाएगी, ठीक है।
अब हम इसको एक एक करके निकाल देते हैं। अब आप देख रहे हो मैंने इसका ये बाह्य दल भी निकाल दिया और इसकी पंखुड़ियां भी निकाल दी। ठीक है, अब आपके सामने क्या दिख रहा है, ये जो लंबी सी संरचना दिखाई दे रही है ये स्त्री केसर है, पर हम यहाँ पे पहले पुंकेसर के बारे में जानेंगे ना। पुष्प के अंदर उपस्थित होता है तंतु जैसी संरचना जिसके ऊपर परागकोश उपस्थित होता है। ये देख रहे हो आप, ये जो येलो येलो कलर का ये जो दिखाई दे रहा है यही क्या है, पुंकेसर। ये जो दिख रहा है आपको पीला कलर यही पुंकेसर है। और जी पता नहीं आपको सही से दिख पा रहा है या नहीं, ये जो येलो येलो जो दिख रहे हैं यही क्या है, परागकोश कहलाते हैं। ठीक है, और अब हम आगे देखेंगे स्त्री केसर। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। तो ये जो केंद्र का भाग है ये जो लंबा सा यही स्त्री केसर कहलाता है। ओके, इसके निचले हिस्से से अंडाशय जुड़ा होता है। अब इसके निचले हिस्से को देखते हैं, ये जो भाग है ये यहाँ से अंडाशय जुड़ा होता है। ठीक है, अंडाशय के अंदर छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं जिसे बीजांड कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर इसको हम एक ब्लेड से ऐसे काट के देखें तो इसमें हमें गोल संरचनाएं दिखाई देंगी जो कि बीजांड कहलाएंगी। ठीक है, तो समझ में आया आपको। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हमने स्त्री केसर के भी बारे में जान लिया। मैं ये चित्र ही दिखा देती हूँ आपको। मैं सोच रही थी कि चित्र नहीं बनाऊंगी, फिर भी साइंस का सब्जेक्ट है, चित्र बिना अधूरा ही होगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखो ये जो है ये बाह्य दल या नहीं, बाह्य दल ये है, ये पंखुड़ी कहलाएगी और ये है पुंकेसर। ये जो लंबी लंबी संरचनाएं दिख रही है पुंकेसर है, यहाँ पे परागकोश उपस्थित होता है। ठीक है, और ये जो बीच में भाग है ये स्त्री केसर का भाग है। ओके, और यहाँ पे नीचे में अंडाशय उपस्थित होता है। समझ में आया आपको। चलिए आगे देखते हैं। अब हमने ये जो स्त्री केसर है इसको यहाँ पे अलग करके देखा, तो इसके कौन कौन से भाग हैं देखते हैं। ये जो ऊपर का भाग है ये वर्तिकाग्र कहलाता है, ये बीच का वर्तिका, और ये नीचे वाला भाग अंडाशय। यहीं पर अगर हम काट के देखें तो यहाँ पे हमें बीजांड दिखाई देगा। ओके, तो ये स्त्री केसर के भाग हो गए। अब आगे एक और चित्र देख लीजिए आप, ये मूसला जड़ का चित्र है। देख रहे हो आप, एक जड़ जो गहराई तक जाती है और नीचे जमीन में जल की खोज में आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, और ये जो है पार्श्व जड़ कहलाती है। दूसरा ये है रेशेदार जड़, ये जो रेशे के रूप में देख रहे हो आप ये रेशेदार जड़ कहलाती है। अब यहाँ पे हम पत्ती का सिरा विन्यास देखेंगे। ये जो पीपल की पत्ती है इसमें ये जो जाली के रूप में दिखाई दे रही है जालिका रूपी सिरा विन्यास का उदाहरण है। और ये जो पत्ती है ये चावल की पत्ती है, समझो चावल नहीं धान की पत्ती है। तो ये धान की पत्ती में ये लंबी लंबी संरचनाएं देख रहे हो ये समांतर सिरा विन्यास का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, अब मैं आप पे एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ आपसे। आप केले के बारे में मुझे बताओगे, केले के पौधे के बारे में, उसके फल, फूल, तना, जड़ और पत्ती के बारे में बताओगे कि ये कौन कौन से प्रकार के होते हैं। ठीक है, और बांस के भी बारे में बताओगे मुझे कमेंट करके। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे भेजिएगा। ओके, और आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मेरा ये जो प्रयास है आपको अगर पसंद आ रहा हो सच में तो अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने जो छोटे भाई बहन हैं जो आपके इन क्लासेस में हैं 6, 7, 8, 9 में हैं, जो आगे हमारी क्लासेस बढ़ती जाएगी, उनके साथ बिल्कुल शेयर कीजिए, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।